हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 10 हल करने वाले हैं। टोटल इसमें आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस मॉडल पेपर नंबर 10 में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 10। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से हल करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने मॉडल पेपर नंबर 9 हल किया था, उसमें लगभग 1 से 30 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। आगे के प्रश्नों को आइए इस हम लोग सेशन में हल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आपको ये कूट संबंधित प्रश्न है, मिलान करके आपको बताना है। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन दिए गए कूट में से कीजिए। तो देखिए सूची 1 में संगठन दिया है, सूची 2 में आपका उससे संबंधित दिया है, ठीक है, क्षेत्र दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है संगठन, दूसरा संबंधित, ठीक है, यानी कौन सा संगठन किससे संबंधित है ये आपको सूची के अनुसार मिलान करके कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो देखिए ए कह रहा है केंद्रीय सचिवालय, बी है मंत्रिमंडल सचिवालय, सी है नीति आयोग और डी दिया है वित्त आयोग। और सूची 2 में जो संबंधित दिया है, इसमें पहला दिया है सहायता अनुदान के निर्धारक सिद्धांत से, दूसरा है नीति निर्माण से, तीसरा है विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों से समन्वय से और चौथा दिया है संसाधनों के आवंटन से। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको मिलान करके बताना है कि ए का कौन सा बनेगा, बी का कौन सा और सी का कौन सा, इसके बाद डी का कौन सा बनेगा इसमें से। तो दोस्तों आइए मिलान करते हैं। देखिए केंद्रीय सचिवालय जो होता है दोस्तों, यह विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों के समन्वय से संबंधित होता है। तो इसमें जो हमारा मिलान होगा ये 3 नंबर पर हो जाएगा, यानी कि ए का हमारा 3 बन जाएगा। मंत्रिमंडल जो सचिवालय होता है दोस्तों, या नीति निर्माण इनका कार्य होता है, यानी कि आपका 2 इसमें बिल्कुल सही है मिलान, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। और तीसरा जो दिया है नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग जो है दोस्तों, यह जो होता है संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। तो यानी कि जो आपका इसमें सी है, इसमें 4 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद जो है वित्त आयोग, इसमें बचा हमारा 1 नंबर, यानी कि ठीक है सहायता अनुदान के निर्धारक सिद्धांत से ये संबंधित है। ऑप्शन इसमें हमारा ये बन जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कूट हमारा बन रहा है, इसमें बन रहा है 32 और 41। 32 और 41 देखिए किस में है दोस्तों, तो इस हिसाब से 32 और 41 हम लोग देखते हैं तो ये ऑप्शन डी में हमको देखने को मिल रहा है। 32 और 41 यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 32 है और प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। मैं समझता हूं कि इस सेशन का ये सबसे आसान सा प्रश्न है। यह प्रश्न कह सकते हैं कई बार कई एग्जामों में पूछा भी गया है। यदि यह प्रश्न अभी आप लोगों को किसी भी भाई बहन को नहीं आता है तो समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और समय है, आप कर भी सकते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। भारत का राष्ट्रपति करते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं, या राज्यसभा के सभापति महोदय करते हैं। तो ये सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोगों को पता है, ठीक है, कि यह भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये जो 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, यही आहूत करते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी एग्जामों में, नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत छोटा सा प्रश्न है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे जाना जाता है, स्पेंसर को, जेएस मिल को, कार्ल मार्क्स को, या लूथर को। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कार्ल मार्क्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। दोस्तों कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। यदि मार्क्स ने कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूटोपियन समाजवाद की आलोचना जरूर की।
कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सिद्धांत को फ्रेडरिक एंगल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। तो ऑप्शन जो बनेगा सी आंसर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 34 नंबर का। प्रश्न कह रहा है कि गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। दोस्तों गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या हो सकता है चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग? न्यायधारिता, सर्वोदय, सत्य और अहिंसा या पंचायती राज। तो दोस्तों यहाँ पे यदि करेक्ट आंसर हम लोग देखें तो सर्वोदय हो जाएगा इसमें बिल्कुल राइट आंसर। मुझे लगता है कि सभी लोग इसके विषय में जानते भी थे। तो ऑप्शन जो बनेगा बी आंसर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 35। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हाब्स, लॉक और रूसो की इस एक बात पर सहमति है कि, ठीक है, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रतिपादक दिए गए हैं, हाब्स, लॉक और रूसो। ये किसी एक बात पे सहमत हैं। किस बात पे? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है। दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक शक्ति शासितों की सहमति पर आश्रित है। तीसरा कह रहा है कि संप्रभुता अमर्यादित यानी कि निरंकुश है। और चौथा कह रहा है कि राज्य और समाज दोनों पर्यायवाची हैं और दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये तीनों दोस्तों विचारक जो हैं किस बात पे सहमत हैं ये आपको बताना है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है। ये हाब्स, लॉक और रूसो तीनों ही इस बात को मानते हैं दोस्तों। यानी कि ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था तब इसका एक व्यावहारिक उद्देश्य यह था कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडना सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने शासक के दैवीय अधिकार को चुनौती देते हुए यह मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता का सही आधार शासकों की सहमति है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने जनसाधारण की इच्छा को राज्य की सत्ता का आधार मानकर आधुनिक लोकतंत्र के लिए एक नींव तैयार कर दी। तो इस हिसाब से जो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सटीक आंसर बनता है। ठीक है, राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है। ठीक है, यह दैवी सिद्धांत का खंडन करते हुए तीनों ही जो है ये विचारक इस सामाजिक समझौते सिद्धांत को, ठीक है, क्या करते हैं, कह सकते हैं प्रतिपादित करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 36। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों इसलिए क्योंकि ये अपलोडेड फॉर्म में वीडियो है तो इसमें बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं कि समय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कमेंट मुझे देखना नहीं है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आसान प्रश्न है। सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा प्रश्न और छोटा प्रश्न था। इसके लिए जो आंसर बनेगा बी.आर. अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। और गांधी जी जो थे केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्तों। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी ने कब भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था कि जिसमें इन्होंने भाग लिया था। सन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 37 है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है? प्रश्न फिर से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए पहला देखते हैं क्या दिया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। दूसरा कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल। तीसरा कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और चौथा कह रहा है भारत के महान्यायवादी। दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इसमें जो आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा 37 के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन डी के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर मुहर सहित की जाती है। बिल्कुल अच्छा ये प्रश्न था दोस्तों।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर है ये 38। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है। दोस्तों इन चारों में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय, और सी ऑप्शन दिया है गृह मंत्रालय, आखिरी ऑप्शन डी है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। तो इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। दोस्तों गृह मंत्रालय जो होता है यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय होता है। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, गृह मंत्रालय विभिन्न संगठनों की सहायता से देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखता है, ये आप बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 39। प्रश्न कह रहा है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी विधि है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी इसमें से विधि है। ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना, बी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, और सी दिया है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित प्रस्ताव, और आखिरी ऑप्शन जो डी दिया है वह कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। तो दोस्तों आपको ये बताना था कि राज्य में जो दूसरा सदन होता है इसकी स्थापना और उसको रद्द करने से संबंधित क्या विधि हो सकती है। तो इसके लिए जो आंसर होगा आपका, और इसमें जो आंसर बनेगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित प्रस्ताव से राज्य में दूसरे सदन की स्थापना की जा सकती है या उसे रद्द किया जा सकता है, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यानी कि सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न है क्या ये 40 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अच्छा प्रश्न है। तो यह प्रश्न क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोकसभा, बी कह रहा है विधानसभा, सी कह रहा है विधान परिषद, या डी राज्यसभा। दोस्तों याद रखिएगा इसके लिए जो आंसर बनेगा राज्यसभा। ठीक है, बिल्कुल। ये थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न था लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न था, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है, गलती से निकल गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो याद रखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह ही कार्य करता है दोस्तों। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। तो जो आंसर बनेगा राज्यसभा जो होता है होगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है और प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि जो एडहॉक न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति होती है जब। तो एडहॉक जो न्यायाधीश होते हैं यानी तदर्थ, अब पहले कोई तदर्थ के नाम से परिचित नहीं था कि तदर्थ क्या होते हैं। जब से ये टीएसटी पीएचडी का एग्जाम होने लगा है, ठीक है, तो ये तदर्थवाद जो है सिस्टम ये चल रहा है कि तदर्थ क्या होते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये तदर्थ माने कौन से टीचर होते हैं। तो तदर्थ वाले एडहॉक सुने होंगे कि एडहॉक पे ये लोग ठीक है, इनको नौकरी मिली है लेकिन नियमित नहीं है, कभी भी हटाए जा सकते हैं, तो उसी को एडहॉक बोला जाता है यानी कि तदर्थ। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी कि एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब। ठीक है, कब होती है। कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं तब होती है, या अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है तब होती है, या न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है तब होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता तब होता है एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों कब होता है याद रखिएगा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब पूरा नहीं होता है तब एडहॉक यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
आपका ऑप्शन जो बनेगा डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह कह सकती है अस्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। जब कोरम पूरा हो जाएगा तो ये न्यायाधीश हट सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो टीचर्स होते हैं, तदर्थ टीचर होते हैं या किसी रूप में कोई तदर्थ होता है तो उनको अस्थायी रूप में रखा जाता है जब तक कि वहाँ पे कोई अस्थायी, ठीक है, व्यक्ति नया जाए, ठीक है, उस पद पे, तो उनको फिर हटना होता है, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। चलिए तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 42। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। अच्छा प्रश्न है। आपको आयोग बताना है कि वह कौन सा आयोग है जिसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है कि संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, बी कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, या सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, या ऑप्शन डी कह रहा है कि विधि आयोग का प्रतिवेदन। तो कौन सा आयोग है दोस्तों, ये आपको बताना था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, ठीक है। क्या ऑप्शन बनेगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह आयोग कौन सा है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग होता है दोस्तों। ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 43 और ये कूट संबंधी प्रश्न है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को दिख रहा होगा प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों आपको आर्टिकल 51A के अनुसार आपको बताना है इन चारों में से कि भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला दिया है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करना। दूसरा दिया है संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना। तीसरा दिया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा दिया है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। और पांचवा दिया है समाज के गरीब व कमजोर वर्गों की सहायता करना। तो भाई आपको बताना है कि आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 51A के अनुसार जो भारतीय नागरिक हैं उनके इनमें से कौन कौन से मूल कर्तव्य हो सकते हैं। ये 43 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा, देखिए तो पहला दिया है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र में विश्वास करना। तो यह इसका मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ये इसका मूल कर्तव्य नहीं होता है। दूसरा क्या दिया है, संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना। तो बिल्कुल यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। दूसरा दिया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो ये भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। चौथा दिया है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। दोस्तों ये भी आता है। और पांचवा दिया समाज के गरीब व कमजोर वर्गों की सहायता करना। तो ये आपके मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। आप उनकी सहायता करें या न सहायता करें, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन कह सकते हैं कि मानवता के नाते किया जा सकता है, करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो हमारे 2, 3 और 4 इसमें से बनेंगे दोस्तों। पहला और पांचवा नहीं होगा, यानी कि 2, 3, 4। 2, 3, 4 ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है ये 44 और ये कथन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 2 कथन दिए गए हैं, विचार करना है आपको। पहला दिया है संसद में बजट प्रस्तुति उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। दूसरा दिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की संसद में प्रस्तुति के उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका गहन परीक्षण किया जाता है। तो प्रश्न क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 2 कथन दिए गए हैं, आपको विचार करके बताना कि कौन से कथन सही हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यदि पहला हम लोग देखें दोस्तों, ठीक है, संसद में बजट प्रस्तुति उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है, तो यह स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों। पहला हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा जो दिया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की संसद में प्रस्तुति की उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका गहन परीक्षण किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो इसमें देखिए केवल 2 ही सही हो रहा है, तो केवल 2 ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन
कि संसद में प्रस्तुति के उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका गहन परीक्षण किया जाता है ये, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। ये 45 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। तो सूची 1 में देखिए दिया है पावर, इंटरनल, कॉन्शियसनेस, तीसरा दिया है मूल्यों का बाध्यकारी विवरण और डी ऑप्शन इसमें का दिया है प्रिजन डायरी। सूची 2 में दिया है ग्रीन, स्टर्न, मैकियावेली और चौथा दिया है ग्रामसी। दोस्तों ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 45 का आइए हम लोग मिलान करते हैं दोस्तों, इस हिसाब से देखेंगे कि क्या ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। तो पहला जो हमारा है पावर दोस्तों, ये मैकियावेली से संबंधित है, ठीक है, मैकियावेली से संबंधित है। तो इसमें हमारा बना थर्ड, ठीक है। इंटरनल कॉन्शियसनेस जो है दोस्तों, यह आपके ग्रीन से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पहला बनेगा। मूल्यों का बाध्यकारी विवरण जो है दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं कि स्टर्न से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2, बचा डी। तो इसमें जो बचा है 4, यानी कि ये बिल्कुल सही इसका मिलान है। तो 4 हो जाएगा, यानी कि 31-24 देखिए किसमें है आपका ऑप्शन ए में दिया है 31 और 24 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। डेविड स्टन को जाना जाता है, या लैरी डायमंड को जाना जाता है, या विल किमलिका को जाना जाता है, या हेनरी किसिंगर को जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर बनेगा डेविड स्टन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेविड स्टन को ही राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किसे? डेविड स्टन महोदय को। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, डेविड स्टन को राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके अतिरिक्त रॉबर्ट ए डहल और हाई ज्यूलो का व्यवहारकारी क्रांति के कह सकते हैं प्रमुख योगदानों के रूप में भी इनको भी जाना जाता है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया था दोस्तों। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर समझना चाहता है। कौन? राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेविड स्टन। ठीक है, यही है राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक। इनके अलावा यदि प्रश्न बनता है कि और कौन कौन से, तो डहल हो सकते हैं इसमें, ठीक है, और हाइज्यूलो भी हो सकते हैं। हालांकि जनक के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है तो डेविड स्टन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह विचार किसने प्रकट किया था। बहुत इजी प्रश्न, पूछा भी गया, प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, गार्नर दिया है, गेटिल दिया है, ग्रीन दिया है और स्टन दिया है। तो ये इसके लिए तो बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपका ऑप्शन इसमें जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजनीतिक विज्ञान समाज का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा गार्नर का विचार था। इस विचार को जब उन्होंने परिभाषित करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। किसने कहा? गार्नर महोदय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रश्न क्या, ये 48 है और प्रश्न कह रहा है कि राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट फिर से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो यह विचार दोस्तों आप लोग देखकर बता सकते हैं। ग्रीन का है, गार्नर का है, पॉल जेनेट का है या ब्लंसली का है। दोस्तों यहाँ पे जो 48 है इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा पॉल जेनेट। ठीक है, क्या बनेगा? पॉल जेनेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के विचार पॉल जेनेट महोदय ने दिया था कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ऐसा पॉल जेनेट महोदय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है
भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पॉलिटी से संबंधित ये प्रश्न है और ये संविधान से ही रिलेटेड आ गया। प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्वैच्छिक संघ, दूसरा कह रहा है एक परिसंघ, तीसरा कह रहा है कि राज्यों का एक यूनियन समूह या एक संघ। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो 49 के लिए देखिए, तो यहाँ पे जो भारत का संविधान है दोस्तों, भारत को इसमें से क्या घोषित करता है? तो यह घोषित करता है कि राज्यों का एक यूनियन होगा, यानी कि समूह होगा। तो ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भारत होगा वह राज्यों का यूनियन यानी कि एक समूह होगा। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें से कोई भी राज्य जो है वह अलग नहीं हो सकते, ठीक है। बिल्कुल, तो सी आंसर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर 50 है और प्रश्न है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं संविधान में, इसका जिक्र किया गया दोस्तों। तो आप लोग बताएं कि अवशिष्ट शक्तियां किसको देता है ये भारत का संविधान? राज्यों को, केंद्र को, या केंद्र तथा राज्य दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो 50 के लिए आंसर क्या बनेगा दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं ये केंद्र के पास होती हैं। ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा 50 के लिए। याद रखिएगा, संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में किया गया है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं, जिनका उल्लेख संघ सूची में है। संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में कह सकते हैं उल्लिखित नहीं है, विधि बनाने की इस पे उसको अनन्य शक्ति मिलती है, ठीक है। पूरी शक्ति मिलती है किसको? केंद्र को। तो ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। केंद्र के पास होती हैं अवशिष्ट शक्तियां। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों यह कब लागू हुआ था दिया है, हुआ नहीं, लागू हुआ था। यह प्रश्न बन सकता है, हालांकि ये संविधान इनका हट चुका है, अभी जो भारत का संविधान है यही लागू है, लेकिन प्रश्न बनते हैं तो जानकारियां होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1955 को, बी है 15 अगस्त 1956 को, सी दिया है 26 जनवरी 1957 या 15 अगस्त 1958। बड़ा अच्छा ये भी प्रश्न था और इसका जो आंसर बनेगा 26 जनवरी 1957, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1957 को दोस्तों। आपका ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न क्या ये 52 है और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि भारत के इसमें से कौन जो है एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं हो सकता। ऑप्शन ए कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन, बी है राष्ट्रपति का नेतृत्व और सी दिया है एक लिखित संविधान या डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्या इनमें से भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं हो सकता? 52 नंबर का ये प्रश्न है और याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो नेतृत्व है दोस्तों ये भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? आइए देखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति का नेतृत्व भारतीय संविधान संघीय कर सकते हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं हो सकता। भारत में दोस्तों प्रधानमंत्री का नेतृत्व और राष्ट्रपति नाम मात्र जो होते हैं ये प्रधान होते हैं। भारत में जो वास्तविक शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के कह सकते हैं कि पास होती है, इसलिए जो राष्ट्रपति का नेतृत्व है यह भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 53 है और प्रश्न है कि भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? यानी कि भारत और अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था उसमें से कौन सा एक लक्षण जो है दोनों जगह देखने को मिलते हैं, एक समान है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि संविधान में 3 सूचियां, 2 कह रहा है कि दोहरी न्यायपालिका, तीसरा कह रहा है कि एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, या डी इकहरी नागरिकता। तो दोस्तों ये आसान सा प्रश्न था, 53 नंबर का ये प्रश्न है। तो सभी लोग जानते हैं कि यदि समान रूप से जो हम देखें लक्षण तो वह हो जाएगा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। यह दोनों ही जगह हमको देखने को मिलता है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में भी और
भारतीय संघीय व्यवस्था में भी। तो ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 53 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ये 54 है और प्रश्न है कि भारतीय संघ में एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। दोस्तों, भारतीय संघ में यदि कोई एक नया राज्य ठीक है ऐड करना हो, सम्मिलित करना हो, तो संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रथम अनुसूची, दूसरा कह रहा है कि द्वितीय अनुसूची, तीसरा कह रहा है तृतीय अनुसूची और चौथा जो ऑप्शन डी है नवीं अनुसूची। बहुत आसान सा प्रश्न था 54 के लिए और आप सभी लोगों को पता है कि प्रथम अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन ए के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए याद रखिएगा, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में इससे कह सकते हैं संबंधित जो प्रावधान है ये किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों से परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो प्रथम जो अनुसूची है दोस्तों, इस अनुसूची में हमको संशोधन करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब भारतीय संघ में कोई नया राज्य सम्मिलित करना हो तो इसके लिए जो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 55 है और कह रहा है प्रदत्त यानी कि प्रत्यायोजित विधान किया जाता है किसके द्वारा, संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा या लोकायुक्त के द्वारा। दोस्तों, प्रदत्त यानी कि प्रत्यायोजित जो विधान है किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा यह कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन इसमें सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो इसके विषय में थोड़ी सी व्याख्या आप लोग सुन लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, प्रदत्त विधान कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। प्रदत्त विधान या प्रत्यायोजन का तात्पर्य उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारों सहित सौंपना शामिल होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इसका मतलब यह होता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग जो होता है आवश्यक अधिकारों सहित सौंपना शामिल होता है। ठीक है, किसी को शामिल होता है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, यानी कार्यपालिका जो होगी अपनी जो उसके जो कार्य होंगे, ठीक है, वह उसके जो अधिकार होंगे, ठीक है, वह क्या करेगा, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, उसको ठीक है सारे अधिकार से तो उसको सौंपता है। यह प्रत्यायोजित होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न क्या 56 है और कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई। आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 89वां संशोधन, बी है 90वां संशोधन, सी है 91वां संशोधन और डी 92वां संशोधन। दोस्तों याद रखिएगा, इसके लिए जो आंसर बनेगा बहुत इजी प्रश्न था। 91वां संशोधन 2003 के तहत दोस्तों राजनीतिक दल से दूसरे जो राजनीतिक दल होते हैं, यदि एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो ये दल बदल की प्रक्रिया होती है, इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था। आपका जो 91वां संशोधन 2003 हुआ था। तो आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है ये 57 और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता हो सकती है। अस्थिरता, अनुत्तरदायित्व, अहस्तांतरणीय या अस्थायित्व। बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत इजी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा अस्थायित्व। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों याद रखिएगा सारी शक्तियां जो होती है दोस्तों एक प्रमुख के अंतर्गत होती है, इसलिए कह सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था होती है वह अस्थायी होती है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके विषय में बहुत बार पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 58 है और प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सर्वशक्तिशाली विधायिका मानी जाती है। तो दोस्तों विश्व की सर्वशक्तिशाली विधायिका किस देश की है।
भारतीय संसद है, अमेरिकी कांग्रेस है, स्विस विधायिका है या ब्रिटिश संसद है। दोस्तों याद रखिएगा 58 के लिए यदि देखा जाए तो ब्रिटिश संसद इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन मत होइएगा कि भारतीय संसद या अमेरिकी कांग्रेस में। दोस्तों आपका ऑप्शन जो बनेगा डी, इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा ब्रिटिश संसद। क्या आंसर बनेगा? ब्रिटिश संसद इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों याद रखें, ब्रिटिश संसद विश्व की सर्वशक्तिमान विधायिका मानी जाती है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जबकि भारत और अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। संसद की सर्वोच्चता से अर्थ है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों ब्रिटिश संसद की शक्ति के बारे में कह सकते हैं डी लोमे का एक स्टेटमेंट है, वह कथन है। वह कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध उनका जो स्टेटमेंट है कह सकते हैं काफ़ी विश्व प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है। यानी कि वह इस हद तक वह इस संसद उनकी जो ये संसद है उसको कहते हैं कि ब्रिटिश जो संसद है वह केवल महिला को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को महिला नहीं बना सकती, इसके अलावा कुछ भी कर सकती है ब्रिटिश की संसद। कौन कहते हैं? डी लोमे का ये स्टेटमेंट है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, डी लोमे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59 है और प्रश्न है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक निर्वाचन क्रियाविधि के रूप में क्या सुनिश्चित करती है? दोस्तों ये एक प्रक्रिया है निर्वाचन की, और वो प्रक्रिया क्या है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक निर्वाचन क्रियाविधि के रूप में क्या सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, बी कह रहा है बहुमत का शासन, सी कह रहा है सरकार में स्थिरता, और डी है समान राजनीतिक विचार। दोस्तों इसके लिए आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निर्वाचन क्रियाविधि में। तो आपका ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों याद रखिएगा निर्वाचन कार्य प्रणाली के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाज के वर्गों, दलों तथा हितों समूहों एवं अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। इसलिए जो ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न का ये 60 है और प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषताएं कौन सी है? पहला कह रहा है कि चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहुसदस्य दोनों होते हैं। दूसरा कह रहा है केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं। तीसरा कह रहा है मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं। चौथा कह रहा है दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों को पैनल बनवाते हैं। तो ये कोटों के हिसाब से आपको बताना है निर्वाचन की कुछ सूची प्रणाली की विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा यदि हम लोग देखें तो इसमें से चुनाव क्षेत्र एकल तथा बहुसदस्य दोनों होते हैं, तो ये जो है कहेंगे कि निर्वाचन प्रणाली की जो विशेषता के अंतर्गत नहीं हो सकती। ठीक है, पहला हमारा इसमें गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं क्या है। 60 के लिए केवल बहु सदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये सूची प्रणाली की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा सूची प्रणाली की विशेषताएं बताना है आपको। तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा है मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं, ये भी सूची प्रणाली के लिए कह सकते हैं कि एक विशेषता नहीं है। चौथा दिया दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं, तो बिल्कुल ये बनवाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट है। तो दूसरा और चौथा इसमें करेक्ट है। यहाँ पे जो आंसर बनेगा 60 के लिए दोस्तों याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, सूची प्रणाली की आपको विशेषता बतानी थी। ठीक है, न कि केवल निर्वाचन प्रणाली की, तो सूची प्रणाली की आपको बतानी थी, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है 61 नंबर और प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? दोस्तों आपको ये बताना है कि सबसे कम प्रभाव, ठीक है, मतलब विचारों का प्रभाव महात्मा गांधी के विचार पे था, सबसे कम बता, अधिक नहीं सबसे कम बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जॉन रस्किन, बी है हेनरी यूरो, ठीक है, और सी है लियो टॉल्स्टॉय, डी दिया है कार्ल मार्क्स। दोस्तों 61 के लिए क्या आंसर बनेगा? यहाँ पे याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का बहुत ही कम इनके विचारों पर प्रभाव था गांधी जी के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके जो रस्किन है
यूरो हैं, कहीं कहीं थोरो देखने को मिलता है और टॉल्स्टॉय तो हैं ही, ठीक है। इन लोगों के विचारों का प्रभाव गांधी जी के विचारों पर काफ़ी था, लेकिन कार्ल मार्क्स का थोड़ा बहुत था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा डी था, लेकिन थोड़ा था। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, और 62 नंबर, और ये आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों इस सेशन का, ठीक है। क्योंकि 2 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो अगले पार्ट में हम लोगों ने 30 कर लिया था, ये नेक्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोग 32 नंबर यानी कि 32 प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें लिया था। तो देखिए प्रश्न क्या है 62 नंबर। प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी कृति BR अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इन चारों में से उनकी कौन सी एक कृति नहीं है। पहला कह रहा है हु आर द शूद्रा, दूसरा स्टेट्स एंड माइनॉरिटी सॉरी दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, और तीसरा दिया है दी अनटचेबल्स हु आर दे, और चौथा दिया है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये 62 के लिए, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी व्हील ऑफ द हिस्ट्री, ये BR अम्बेडकर की नहीं है दोस्तों, ये लोहिया जी का है, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की ये पुस्तक है इनकी, ठीक है। बाकी जो पुस्तक हैं आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर की तीनों हैं, ठीक है। ABC है, डी व्हील ऑफ हिस्ट्री नहीं है, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की है, ठीक है, जो कि 1952 में लिखी गई थी। आपका ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का मॉडल पेपर कह सकते हैं 10 है ना, हाँ बिल्कुल ये 10 है। तो मॉडल पेपर ये 10 था। कैसा लगा मॉडल पेपर ये 10, आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोगों का कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं उन सुझावों को देखता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि कोई आप सुधार करने की बात कहते हैं तो मैं सुधार करने का भी प्रयास करता हूं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।